दोस्तों, मेरा नाम है यशराज, फर्स्ट प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विदिशा, और आप देख रहे हैं माय ट्यूटर 247। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में बेसिकली हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के एक यूनिट जेनेटिक्स के बारे में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें कर लेते हैं जेनेटिक्स के बारे में। हाँ भाई, तो सुनना बहुत ध्यान से। जेनेटिक्स की बात करें तो एनसीईआरटी के अंदर यूनिट दी गई है जेनेटिक्स, जिसके अंदर बेसिकली दो चैप्टर्स को कवर अप किया गया है। कौन कौन से बोलेंगे? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। अब आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं उनका ही एक चैप्टर, कौन सा? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात और बोलना चाहूंगा। हम लोग बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल ये मान लीजिए आप जीरो लेवल से हमने लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल पीक लेवल तक जाएंगे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझ आएगा लेक्चर आपको। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ भाई, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स सुनते ही सबसे पहले मन में सवाल आता है, यार पढ़ तो लेंगे यार, जेनेटिक्स होता क्या है ये तो बताओ। तो समझते हैं यार। देखो, जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है। जेनेटिक्स क्या है? बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो डील करती है दो सब्जेक्ट से। कौन कौन से देखेंगे? हेरिडिटी से और वेरिएशन से। ठीक है, मैं इतना समझ में आ गया कि जेनेटिक्स के बारे में हमने देखा बायो की ब्रांच है। हाँ भाई, पता है यार बायो की ब्रांच है, किससे डील करती है? हेरिडिटी से और वेरिएशन से। हाँ ना, बोल यार, इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ, मैं ये बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? ब्रॉडली बेसिस पर इस वर्ड से, इस डेफिनेशन से मेरे पास ये दो वर्ड निकल के आते हैं, हेरिडिटी और वेरिएशन। इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया, सुनना बहुत ध्यान से। अब हेरिडिटी ये हो गया, वेरिएशन ये हो गया, हेरिडिटी से एक और वर्ड निकल के आता है इनहेरिटेंस। बोलेंगे इनहेरिटेंस। ठीक है, अब कुछ नहीं है, हेरिडिटी से ही निकल के आता है इनहेरिटेंस और वेरिएशन। इन तीन शब्दों के अंदर ही पूरा चैप्टर खत्म है हमारा। इन तीन शब्दों की ही हमें डिटेल पढ़नी है। जैसे हम बात करेंगे हेरिडिटी, उसमें हम पढ़ेंगे यार प्री मेंडलिज्म, मेंडलिज्म, देन पोस्ट मेंडलिज्म। वेरिएशन छोटा सा टॉपिक है, उसे कंप्लीट करेंगे। कुल मिला के कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना सा है कि इन तीन वर्ड्स की ही हमें डिटेल में पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो पहले इन तीनों शब्दों को एक बेसिक लेवल पर थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी समझते हैं, एक आइडिया लेते हैं कि ये होते क्या है, देन डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? देखो, बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, बोलेंगे ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। क्या कहलाता है? हेरिडिटी। पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर एक बार फिर से समझेंगे। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, क्या बोला? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या कहलाता है? हेरिडिटी। हाँ ना, बोल यार, समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो हेरिडिटी को और मैं ऐसे भी समझ सकता हूं, और समझो, और प्रिसाइज समझते हैं। देखो, एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल है, वो क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। तो उससे उसके बच्चे में, उसकी या फिर प्रोजेनी में उसके जो कैरेक्टर्स होंगे वो ट्रांसमिट होंगे। इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे? हेरिडिटी। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? ठीक है भाई, हेरिडिटी समझ में आ गया। अब सुनना, ये है एक फिनोमेना, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कहलाता है हेरिडिटी। अब सुनना, इनहेरिटेंस क्या होता है? ये एक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस? इसी प्रोसेस को बोलते हैं हेरिडिटी, सॉरी इनहेरिटेंस। मतलब कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होने की प्रोसेस को ही बोलते हैं इनहेरिटेंस। और समझो ध्यान से, इट इज द प्रोसेस इन विच, क्या होता है उसमें? कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है, नहीं होता? तो मैं बोल सकता हूं यार, बड़ी आसान सी बात है, इट इज द प्रोसेस। ये क्या है? प्रोसेस है जिसमें ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है। कहां से कहां तक? या तो पेरेंट्स से प्रोजेनी तक, या फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। बहुत बढ़िया, समझ में आया? ठीक है, तीसरा शब्द हमारे पास आता है वेरिएशन। ये दो शब्द हमने, ये दो वर्ड्स जो हैं हमने समझ ली हैं, और बेसिक लेवल पर हमें इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई है। ठीक है,
बेसिक आइडिया मतलब हमें लग चुका है कि यार हेरिडिटी क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होता है, इसकी डिटेल अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत बढ़िया। अब है वेरिएशन। वेरिएशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि शायद 1 साल पहले की बात है, अपने नीट और एम्स जो थे अलग अलग एग्जाम होते थे। इस साल से नीट और एम्स एक ही में मर्ज कर दिए गवर्नमेंट ने। तो जब अलग अलग होते थे, ये अपना वेरिएशन जो है एम्स वाला का थोड़ा फेवरेट टॉपिक था, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, लेकिन नीट में जनरली यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछते थे। अब नीट और एम्स जो कि एक ही में मर्ज हो चुके हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। एनसीईआरटी में कुछ खास तो नहीं दिया गया वेरिएशन के बारे में, 4 से 5 कुछ लाइनें दी गई हैं। तो जितना भी है, जो भी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, आइए समझते हैं और देखते हैं। वेरिएशन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इट इज द, बोलेंगे इट इज द डिग्री बाय विच, इट इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। कहने का मतलब इतना सा है कि प्रोजेनी अपने पेरेंट्स से डिफर करती है कैरेक्टर्स में, उसे कहते हैं वेरिएशन। इसे ऐसे समझो, देखो हमने समझा एक इंडिविजुअल है, उसने क्या किया, रिप्रोडक्शन किया। रिप्रोडक्शन किया तो उसकी जो प्रोजेनी है उसमें कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हुआ। यार हाँ ना बोल यार, उसकी जो प्रोजेनी है उसमें कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हुआ, बिल्कुल हुआ। अब सुनना बहुत ध्यान से, कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होते समय क्या मुझे बताओ, एज इट इज कैरेक्टर्स प्रोजेनी में आते हैं। इसको और प्रिसाइज समझो, ऐसे समझो, तुम हो या कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसकी प्रोजेनी देखो आप, कहने का मतलब है उसका बच्चा देखो आप, क्या वो एज इट इज अपने पेरेंट्स जैसा दिखता है। यार हम कहते हैं कि भाई ये लड़का अपने मम्मी जैसा दिख रहा है या ये अपने पापा जैसा दिख रहा है, लेकिन वो एज इट इज उनके जैसा दिखता नहीं है। कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा कि यार कुछ ट्विंस होते हैं एक जैसे दिखते हैं, तो मैं यार ट्विंस, मोनोजाइगोटस या डाइजाइगोटस ट्विंस की बात नहीं कर रहा हूं, एक जनरल लेवल पर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वेरिएशन समझ में आया कि कोई भी इंडिविजुअल एक जैसा नहीं दिखता है। तो यहां से एक लाइन और निकल के आती है, नो इंडिविजुअल कैन बी आइडेंटिकल, नो इंडिविजुअल कैन बी आइडेंटिकल। उसका हम समझ सकते हैं वेरिएशन जो होता है किसी भी लेवल पर हो सकता है। इस लाइन को और समझने की कोशिश करना, वेरिएशन जरूरी नहीं है कि अपीयरेंस लेवल पर ही हो। क्या बोला, वेरिएशन जरूरी नहीं है अपीयरेंस लेवल पर भी हो, वो बिहेवियर, फिजियोलॉजिकल या फिर एनाटॉमिकल लेवल पर भी हो सकता है। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया, वेरिएशन हमारे समझ में आ गया, और किस किस लेवल पर हो सकता है वो भी हमारे समझ में आ गया। अब वेरिएशन की डेफिनेशन समझ ली हमने, अब इसके 2 टाइप्स होते हैं, तो वो समझते हैं। वेरिएशन के जो टाइप्स है ना, मैं बताना चाहूंगा, क्वेश्चन मेनली यहीं से बनेंगे। ये कुछ 2-4 पॉइंट है, बड़े इंपॉर्टेंट से पॉइंट है, थोड़ा गौर फरमाइएगा इन पॉइंट्स पर, बहुत ही इंटरेस्टिंग से पॉइंट्स है। हाँ भाई, वेरिएशन डेफिनेशन समझ में आया, सबके समझ में आया, ठीक है। कोई डाउट वाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछते हैं ना यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो वेरिएशन 2 टाइप का होता है, सोमेटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन। कौन कौन सा, सोमेटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन, ठीक है। अब समझते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं, हमारी बॉडी में 2 टाइप के सेल्स होते हैं, सब जानते हैं। कौन कौन से, एक तो होते हैं माइनर क्वांटिटी में जर्म सेल जो सिर्फ रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। दूसरे कौन से होते हैं, दूसरे क्या, जर्म सेल्स के अलावा जितने भी सेल्स होते हैं बॉडी के, उन्हें क्या बोलते हैं, सोमेटिक सेल्स। तो मुझे बताओ यार, सोमेटिक वेरिएशन नाम से ही पता चल रहा है सोमेटिक सेल्स में होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब सोमेटिक सेल्स क्या कभी रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, नहीं लेते, तो क्या कभी इनहेरिटेंस करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे। तो ये कैसे होंगे, नॉन इनहेरिटेबल। क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया, ये होंगे नॉन इनहेरिटेबल। अब मेजर इवोल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि यार जब रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो इनहेरिटेंस नहीं हो रहा, तो मेजर इवोल्यूशन हो पाएगा नहीं। तो मैं यहां लिख सकता हूं इवोल्यूशन होगा नहीं। एक एग्जांपल और देखेंगे हम इसका,
वो देखने से पहले जर्मिनल वेरिएशन और समझते हैं। ये समझना जर्मिनल वेरिएशन, और ध्यान से जर्मिनल वेरिएशन सुनना। जर्मिनल वेरिएशन नाम से ही पता चल रहा है कहां होगा, जर्म सेल्स में होगा नहीं होगा, होगा। अब सुनना, जर्मिनल वेरिएशन जर्म सेल्स में होगा। जर्म सेल्स कहां पार्ट लेते हैं, मैंने बताया था रिप्रोडक्शन पार्ट जर्म सेल्स लेंगे। तो ये रिप्रोडक्शन में पार्ट लेंगे तो इनहेरिटेबल भी होंगे। कैसे होंगे, इनहेरिटेबल भी। तो इनहेरिटेंस कराएंगे नहीं कराएंगे। और सुनना सुनना लिंक बिठाओ, फिर से सुनो। जर्मिनल वेरिएशन जर्म सेल्स में होंगे, जर्म सेल्स में होंगे, रिप्रोडक्शन होगा, इनहेरिटेंस में पार्ट लेंगे। और मुझे बताओ इनहेरिटेंस में पार्ट लेंगे तो क्या इवोल्यूशन करा पाएंगे, इवोल्यूशन करा पाएंगे। हाँ ना बोल यार, समझ में आया नहीं आया, बहुत बढ़िया। ये डिफरेंसेस हमें समझ में आ गए हैं वेरिएशन के। अब एग्जांपल और देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन बन सकता है। इसका एक फेमस सा एग्जांपल है, शायद कुछ लोगों ने सुना भी होगा, ब्लैक स्मिथ की क्या बाइसेप्स। समझो इसे, समझते हैं। देखो ब्लैक स्मिथ जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं लोहार, उसका काम क्या होता है, जो आयरन होता है, लोहा होता है, उस पर हैमरिंग करना। अब उसका क्या होता है, वो यार डेली यही काम करते रहता है और करते ही रहता है। तो उसकी बाइसेप्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हो जाती है उसकी बाइसेप्स। क्यों हो जाती है, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पर काम कर रहा है और कर ही रहा है। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ, इतना तो समझ में आया कि आप ब्लैक स्मिथ की बाइसेप्स क्यों इतनी स्ट्रांग होती हैं, यहां तक समझ में आया, ठीक है। वो बंदा, वो इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा, बट ऑब्वियस करेगा, ठीक है, उसकी प्रोजनी होगी। तो मुझे बताओ, जो कैरेक्टर है उसकी स्ट्रांग बाइसेप्स का, क्या उसकी प्रोजनी में ट्रांसफर होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो जो उसका कैरेक्टर है वो सोमैटिक सेल्स का कैरेक्टर है। गौर फरमा लेना इस बात पे, बड़ी डीप बात बोल दी मैंने। वो जो उसका कैरेक्टर है वो सोमैटिक सेल्स का कैरेक्टर है यार, और सोमैटिक सेल्स तो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते, तो जीन ट्रांसफर कैसे होगा, इनहेरिटेंस ही नहीं हो पाएगा यहां। तो यदि उसकी जो प्रोजेनी होगी, उसका जो बच्चा होगा, यदि वो भी सेम वर्क करता है, सेम हैमरिंग करता है और करते ही रहता है लाइफ टाइम तक, अपनी लाइफ टाइम से मतलब है काफी कंटिन्यूस करता है उस काम को, तो उसकी बाइसेप्स उतनी स्ट्रांग होंगी, वरना नहीं होंगी। समझ में आया, आसान सी बात यार, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका एग्जांपल तो कुछ भी नहीं है, जर्मिनल सेल्स में ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो कैरेक्टर पेरेंट से प्रोजेनी में जाता है। ह्यूमन स्किन कलर बात कर सकते हैं, ये सारे कैसे हैं, इनहेरिटेबल कैरेक्टर हैं जो पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है यार हाँ ना बोले यार, समझ में आया नहीं आया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था। खत्म किया हमने यहां वेरिएशन। अब क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हेरिडिटी। उम्मीद करता हूं सभी के यहां तक समझ में आ गया होगा। जिसे कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकता है, कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट कमेंट बॉक्स में पूछिए। हाँ भाई, हेरिडिटी स्टार्ट करने से पहले यार, एक्चुअल में यार इस फेज से मैं भी कुछ टाइम पहले ही गुजर के आ रहा हूँ, फर्स्ट प्रॉप का स्टूडेंट हूँ, तो ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ। एक्चुअली होता क्या है ना, ये चैप्टर ना कुछ बच्चे मन में एक धारणा सी बना लेते हैं यार बहुत टफ चैप्टर है यार, हमें तो आते ही नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेक्चर सुनो वो ध्यान से, अभी तक समझ में आया है, आगे भी समझ में आएगा। एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूँ, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं इस चैप्टर की, जैसे एलील, कैरेक्टर, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव। अब हम इन्हें यदि बेसिक लेवल पर नहीं पढ़ेंगे तो आगे चैप्टर इससे लिंक है, ये शब्द, ये सारे जो वर्ड्स हैं वही आगे यूज होने हैं, तो ये समझना हमारे लिए जरूरी है, जिससे आगे चैप्टर को हम अच्छे से समझ पाएं और चैप्टर को आसान बना पाएं। तो हेरिडिटी पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ाना चाहूंगा, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे और हम और अच्छे से इस चैप्टर को समझ पाएंगे और इंटरेस्टिंग बना पाएंगे। तो समझना, उस टर्मिनोलॉजीज में पहले हम पढ़ने वाले हैं, हेडिंग डाल सकते हो, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, कैरेक्टर। क्या बोला, कैरेक्टर, बड़ा ही आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। दूसरा हम देखेंगे ट्रेट, ये भी कुछ भी नहीं है, बड़ा ही आसान सा है।
तीसरा जीन। यार जीन तो इस चैप्टर की जान है यार, जीन समझ में नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया समझ में, समझेंगे डिटेल में समझेंगे इसे तो अपन। अब आता है एलील, इस पर लगा लो स्टार मार्क, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और जनरली एक यही पॉइंट है जो मेजर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, तो फोकस करेंगे इस पे हम। एलील से एलील से ही रिलेटेड दो वर्ड हैं, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, वो भी समझेंगे हम। आगे कॉन्सेप्ट आएगा प्योर लाइन का, ट्रू लाइन का, समझने में आसानी होगी। इन्हीं से निकल के एक और शब्द उत्पन्न होता है हेमीजाइगस। क्या बोला? हेमीजाइगस, ठीक है। फिर हम देखेंगे डोमिनेंट और रिसेसिव एलील, डोमिनेंट और रिसेसिव एलील दोनों के लिए। 10th और 11th दो पॉइंट्स देखेंगे हम, कौन कौन से, फिनोटाइप और जीनोटाइप, जो समझना हमारे लिए जरूरी है। देखते जाना, एक एक से सारे पॉइंट देखेंगे, खत्म करेंगे, मजा आएगा लेक्चर में, ठीक है। कैरेक्टर देखो, यहां मैंने लिखा कैरेक्टर, पहले समझेंगे यार, बाद में लिखेंगे। देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का फीचर कहलाता है कैरेक्टर। हाँ भाई, तो सेम कॉन्सेप्ट अपना प्लांट पर भी अप्लाई होता है, मतलब प्लांट के भी कुछ फीचर होते हैं, समझेंगे। जैसे मुझे बताओ, एक प्लांट का मैं फीचर लेता हूं, प्लांट हाइट, पहले समझ लो। देखो, प्लांट के भी बहुत सारे फीचर हो सकते हैं, प्लांट के भी बहुत सारे फीचर हो सकते हैं, जैसे प्लांट की हाइट हो गई, सीड का कलर हो गया, प्लांट का फ्लावर कलर हो गया, और भी XYZ बहुत सारे हो सकते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। एक फीचर ले लेता हूं प्लांट का, प्लांट हाइट। देखो, ये है प्लांट हाइट, प्लांट का एक फीचर है, इस फीचर को ही क्या बोलूंगा मैं? प्लांट का कैरेक्टर। तो इस कैरेक्टर की डेफिनेशन में क्या लिख सकता हूं, समझेंगे। फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब सुनना बहुत ध्यान से, वो फीचर मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है, या फिर वो फीचर फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। समझने वाली क्या बात है? विच कम्स एज अ रिजल्ट ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन के रिजल्ट से जो फीचर निकल के आता है उसे क्या बोलते हैं? कैरेक्टर। समझ में आया नहीं आया? आसान सी बात है, कुछ भी नहीं है। हाँ, ये तो समझ में आ गया होगा। एक वर्ड तुम्हें जरा दिक्कत कर रहा होगा, जीन एक्सप्रेशन, थोड़ा नया नया से लग रहा है। जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? तो यार थोड़ा सा वेट कर लो, जब थर्ड टर्म हम जीन पढ़ेंगे उसमें डिटेल में समझाऊंगा जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, कौन कौन सी इसमें प्रोसेस होती है, वो हम समझेंगे। तो फिलहाल हम समझते हैं कैरेक्टर। समझ में आया? फीचर ऑर्गेनिज्म का, जैसे प्लांट हाइट हो गया एक कैरेक्टर। इसी से रिलेटेड दूसरा वर्ड है ट्रेट, उसे भी समझो। देखो, प्लांट हाइट हम जानते हैं या तो दो टाइप की हो सकती है, हमने देखे है ना यार, प्लांट या तो टॉल होते हैं या डार्क होते हैं। क्या सारे प्लांट एक ही हाइट के होते हैं? कभी नहीं होते, अलग अलग हाइट्स प्लांट की होती हैं। कुछ प्लांट बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो बेसिकली मैं कह सकता हूं प्लांट हाइट या तो टॉल होगी या डॉर्फ होगी। होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ये है एक कैरेक्टर, इसके हैं दो टाइप, टॉल और डॉर्फ। ये ट्रेट्स में से बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? मुझे बताओ। बिल्कुल बोल सकता हूं यार, क्यों नहीं बोल सकता? ये कैरेक्टर है, इसके दो वेरिएंट, दो ट्रेट हैं। तो यार बन गई ट्रेट की डेफिनेशन। क्या बनी? वेरिएंट, दिख रहा है, दिख रहा है, वेरिएंट ऑफ कैरेक्टर, पूरा लिख लो, वेरिएंट ऑफ कैरेक्टर। आसान सी बात है ना, कैरेक्टर के दो टाइप या दो वेरिएंट, तो क्या बोलूंगा मैं? ट्रेट। तो मेरे यहां समझ में आ गया दो वर्ड। देखो, दो वर्ड समझ आ गए, कैरेक्टर क्या होता है और ट्रेट क्या होता है। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं था इसमें। आगे बढ़ जाए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तीसरा वर्ड कौन सा आने वाला है? जीन आने वाला है। जीन यार बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा वर्ड है, और इसके अंदर मैंने अभी बताया था कि जीन एक्सप्रेशन भी हम कवर अप करेंगे, तो सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। जीन पढ़ाने से पहले थोड़ी बातचीत कर ले जीन के बारे में। हाँ भाई, हेरिडिटी पढ़ाया था मैंने,
याद होगा थोड़ा बहुत तो भी यार, 10-15 मिनट भी नहीं हुए। क्या बताया था एडिटिंग में? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। यार तुम लोगों के मन में एक सवाल आना चाहिए था उसी टाइम पे, उसी पॉइंट ऑफ व्यू पर, कि यार माना कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होगा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है, पर कैसे होगा? क्या कोई चीज है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाएगी कैरेक्टर्स को? ये सवाल आना चाहिए था, नहीं आया, कोई बात नहीं। उस चीज को बोलते हैं जीन। जीन है जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाती है। क्या करती है? एक कैरेक्टर को ट्रांसमिट करती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो मैं बेसिकली बोल सकता हूं जीन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ, तुम बोलोगे यार आगे किसकी यूनिट होगी फंक्शनल? हेरिडिटी की होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। बहुत बढ़िया, यहां तक समझ आया, कुछ भी नहीं था यहाँ तो। अब सुनना, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी एक लाइन बनती है जीन में, एक स्टेटमेंट लिखूंगा, जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर, क्या बोला? रेस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। यार जोड़ देना इस बात पे, आगे इसका मैं लिंक करूंगा इसे, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। मैं फिर इसको अंडरलाइन कर रहा हूं। किसका इनहेरिटेंस? कैरेक्टर का इनहेरिटेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? जीन। होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब सुनो, देखो कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा। हमने यहां एक कैरेक्टर देखा था, प्लांट हाइट देखा था। दो टाइप की हो सकती है, टॉल हो सकती है और ड्वार्फ हो सकती है, ठीक है। मैंने बताया था ये है एक कैरेक्टर, तो इस कैरेक्टर का ट्रांसमिशन कौन कराएगा? जीन कराएगा। आसान सी बात है, समझ में आ गया, ठीक है। जीन में मैंने बताया था जीन एक्सप्रेशन, तो मैं समझाऊंगा, तो समझो जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन समझने से तुम्हारी 2-3 टर्मिनोलॉजीज और क्लियर हो जाएंगी, जो आगे वाले चैप्टर में हमें बहुत कंफ्यूज करेंगी कुछ स्टूडेंट्स को, और बहुत से स्टूडेंट्स को वो क्लियर नहीं हो पाती हैं। कौन कौन सी? बहुतों को इनमें कंफ्यूजन रहता है, मैंने ये नोटिस किया है पढ़ाते समय। क्रोमोसोम, डीएनए और जीन। आज इन तीनों में तुम्हें डिफरेंस समझ में आएगा और उसी के थ्रू तुम्हें जीन एक्सप्रेशन भी समझ में आएगा। तो समझते हैं ना, ये डेफिनेशन वगैरह तो सब लिख ली होगी तुम लोगों ने। देखो ये है एक सेल, क्या है? सेल। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेल के अंदर यार न्यूक्लियस होता है। अरे बच्चों वाली बात है यार, 9-10 क्लास से पढ़ते आ रहे हो तो, है ना। क्या होता है? न्यूक्लियस। अब उस न्यूक्लियस में क्या होता है? उस न्यूक्लियस में इस टाइप के छोटे छोटे से बहुत सारे पड़े होते हैं क्रोमेटिन थ्रेड्स। क्या होते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड्स। ये क्रोमेटिन थ्रेड्स कंडेंस होके बनाते हैं, क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम, ठीक है। तो वही मेरे समझ में आ गया, क्रोमोसोम क्या होता है? सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसमें क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं, वो कंडेंस होके बनाते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। यार अब तुम लोगों ने बोला यार क्रोमोसोम तो समझा गया, डीएनए क्या होता है समझो। डीएनए की पूरी डिटेल पढ़ेंगे, फिलहाल यहां क्या लिंक है वो समझो। देखो इसके अंदर होता है डीएनए, ठीक है। क्या होता है, क्यों होता है, क्या काम करता है, पूरी डिटेल आएगी डीएनए की नेक्स्ट चैप्टर में। फिलहाल समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है, क्रोमोसोम के अंदर होता है जीएनए और वहां प्रेजेंट होते हैं इस टाइप के छोटे छोटे से जीन। ये 3-4 नहीं होते, बहुत सारे हो सकते हैं, 70-80 कुछ भी, XYZ। तो जीन प्रेजेंट हो सकते हैं। समझ में आ गया? इतना तो वही मेरे भी समझ में आ गया, क्रोमोसोम, डीएनए और जीएनए में डिफरेंस एक बेसिक लेवल पर समझ में आ गया। प्रिसाइज बात हम बाद में करेंगे। जीन एक्सप्रेशन बड़ा ही तुम्हें परेशान कर रहा होगा, ये शब्द लो, इसे भी समझो। ये क्या है? क्रोमोसोम, इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा नहीं होगा? दिख रहा है तुमको? दिख रहा है? होगा, ठीक है। इसके अंदर जीन होंगी नहीं होंगी? मैंने माना ABC। जीन एक्सप्रेस कैसे होगी वो सुनना। अब ये डीएनए एक प्रोसेस करता है, खुद को एमआरएनए में बदलता है, खुद को एमआरएनए में
बदलता है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। यार हाना बोल यार, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे नहीं बोलेंगे? पूरा पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये भी। ये mRNA से क्या बनता है? प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन। इससे mRNA से, सुनना, इस mRNA से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। अभी सिर्फ नाम याद रखोगे, इससे ये बनना है, इसे ये बोलते हैं, पूरी डिटेल आएगी। ठीक है भाई, प्रोटीन बना। अब ये प्रोटीन अपना एक्सप्रेस होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस करेगा, देन एक्सप्रेस होकर कैरेक्टर शो करेगा। हमें यहाँ बात कर रहे हैं प्लांट हाइट की, तो प्लांट हाइट का ही कैरेक्टर शो करेगा, कोई भी कैरेक्टर शो कर सकता है। तो इतना यदि समझ में आ गया हो जीन, क्रोमोसोम, डीएनए और ये पूरे प्रोसेस, तो फिर तुम्हें ये भी समझ में आ गया इस प्रोसेस को मैं बोल सकता हूं जीन एक्सप्रेशन। यार हाना बोलिया, समझ में आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, जीन को पढ़ लिया बहुत डिटेल में, जीन एक्सप्रेशन भी समझ में आ गया हमारे। अब समझते हैं एलील। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इसी में डाउट होता है, आज तुम्हारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ाने की। तो आइए शुरू करते हैं, समझते हैं एलील। ये एग्जांपल इसीलिए रोक रखा था, इस एग्जांपल से समझाऊंगा तुम्हें। फिर से समझ लो एक बार, कैरेक्टर का भी रिवीजन हो जाएगा। प्लांट हाइट फीचर है, यार जल्दी जल्दी करो यार, ये तो पढ़ चुके हैं। प्लांट हाइट फीचर है, फीचर मतलब कैरेक्टर है, लिख रखा है कैरेक्टर है। कैरेक्टर का मैंने वो लाइन बताई थी, ट्रांसमिशन कौन करेगा? जीन करेगा कैरेक्टर का ट्रांसमिशन। यहां तक सबके समझ में आ गया। अब सुनना, ये जो कैरेक्टर है उसके दो वेरिएंट को ट्रेट बोलते हैं, टॉल और ड्वार्फ। तो मुझे बताओ कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है, कोई क्या बोला? ट्रेट के इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा नहीं होगा? यार बिल्कुल होगा यार। ठीक है भाई, इनके भी लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जैसे जीन कैरेक्टर का ट्रांसमिशन करवाता है, जैसे जीन कैरेक्टर का ट्रांसमिशन करवाता है, वैसे ही एलील ट्रेट का ट्रांसमिशन करवाता है। बात एक ही है, कैरेक्टर बोलो, कैरेक्टर, ये टॉल भी तो क्या है? कैरेक्टर। ये एक तरीके से देखा है, टाइप सी बोल लो या कैरेक्टर बोल लो। तो जीन और एलील भी एक ही हुए या नहीं हुए? एक ही हुए या नहीं हुए? ठीक है, काफी हद तक समझ में आ गया होगा। और समझते हैं, एक बार डेफिनेशन देखते हैं। जीन समझ में आ गया है, अब देखेंगे एलील। सुनो, स्लाइटली, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, स्लाइटली डिफरेंट एंड अल्टरनेटिव। क्या बोला? स्लाइटली डिफरेंट एंड अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन present in homologous, sorry, present at same position in homologous chromosome। ये लाइन थोड़ी परेशान कर रही होगी तुम लोग के, क्या यार ये क्या यार, नया नया से सुन लिया। सेम पोजीशन इन होमोलोगस क्रोमोसोम, समझेंगे, इसे भी समझेंगे। ये समझने से पहले एक लाइन लिख रहा हूं, वो लाइन जनरली एमसीक्यू में पूछ ली जाती है, स्टेटमेंट दे दिया जाता है, उसे तो बिल्कुल रट लेना यार, एमटीआर मान लो इस लाइन को। क्या बोला? सुनना इस लाइन को, जीन विच कोड अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, जीन विच कोड अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, एनसीईआरटी की लाइन है, एज इट इज उठ के आती है। जीन विच कोड अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। समझो, जीन जो कोड करते हैं कंट्रास्टिंग ट्रेट के पेयर को, कंट्रास्टिंग ट्रेट को जो कोड करेंगे वो एलील, और यहां ने बोला जीन, एक ही बात है ना यार। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट सी है, इसको तो रट लो, मैंने रेड लाइन से लिखी, रट लो, क्या समझ चुके होंगे, एग्जाम में पूछ लेते हैं, ध्यान रखना। हाँ भाई, अब ये तुम्हारा जो डाउट था होमोलोगस क्रोमोसोम, वो समझते हैं। देखो, ये एलील की थोड़ी डिटेल बात कर रहे हैं। ये है वन पेयर ऑफ, शॉर्ट लिख रहा हूं, HC,
होमोलोगस क्रोमोसोम, सुनना। और ये भी है वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है यार, इतना समझ में आया। अब हमने क्या पढ़ा था, इसके कुछ कुछ पॉइंट्स पर ये लोकेशन पर जीन प्रेजेंट होते हैं, मतलब डीएनए होगा और वहां जीन प्रेजेंट होंगे, तो हम जीन देख रहे हैं। मानो यहां प्लांट हाइट का टी जीन प्रेजेंट है, टॉल, और इस पे एक क्रोमोसोम के दो पेयर पे अलग अलग एलील प्रेजेंट होंगे। यहाँ टी है, यहाँ स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी है, यहाँ स्मॉल टी है। मानो यहाँ ए है, यहाँ स्मॉल ए है। अब डेफिनेशन क्या बोलती है, जीन प्रेजेंट एट सेम पोजीशन इन होमोलोगस क्रोमोसोम। सेम पोजीशन से मतलब है ये पोजीशन और ये पोजीशन आपस में सेम पोजीशन है या सेम लोकेशन है, यहां प्रेजेंट है, वो कहलाती है एलील। तो ये दोनों जो एलील्स प्रेजेंट वो ये है एलिलिक, ये दोनों जो है एलिलिक है। लेकिन ये दोनों एलिलिक नहीं है, ये दोनों अलग पोजीशन पर हैं, तो ये होंगे कैसे, नॉन एलिलिक। तो एलिलिक और नॉन एलिलिक का मतलब तुम्हें काफी हद तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां देखो, मैं यहां इस डेफिनेशन में और समझते हैं। मान लो यहां भी टी और यहां भी स्मॉल टी प्रेजेंट है। अब मान लो, सुनना, क्या ये दोनों एलिलिक होंगे? यदि डेफिनेशन ध्यान से पढ़ी होगी ना तुमने, तो होमोलोगस क्रोमोसोम का बात कर रहा हूं मैं, ये आपस में होमोलोगस है, ये आपस में होमोलोगस है, लेकिन ये दोनों आपस में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। कैसे हैं? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। तो ये डेफिनेशन, तो ये दोनों एलिलिक होंगे नहीं, ये दोनों होंगे नॉन एलिलिक। क्या बोला? ये दोनों होंगे नॉन एलिलिक। ठीक है भाई, ये समझ में हमें आ गया है, काफी हद तक एलील भी समझ में आ गया है हमें। रब कर दूं एलील, यार थोड़ा टफ था, लेकिन समझ में तुम्हें आ गया होगा, है ना? फिर डाउट हो तो यार पूछ लो कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समझेंगे होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस और हेमिजाइगस, है ना? तो सुनो, हाँ भाई हेडिंग लिख लो पहले, होमोजाइगस। देखो यहां से हमने ये समझ लिया एलील, ये 4 पॉइंट कवर हो गए। अब ये रह गए, एक एग्जांपल देखा था, वही उसी एग्जांपल से समझेंगे। प्लांट हाइट, जल्दी से स्पीड में। प्लांट हाइट फीचर है मतलब कैरेक्टर है, दो वेरिएंट होंगे, कौन कौन से? जल्दी से, टॉल और डॉर्फ। क्या है? ट्रेट है। जीन एलील कोड करते रहेंगे, पढ़ लिया था हमने। इसमें टी है, हमेशा याद रखना, जो टॉल होगा, जो टॉल से कहने वाला जो डोमिनेंट होगा उसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और जो यहाँ टॉल जो होता है ना वो डोमिनेंट होता है, वो आगे पढ़ेंगे हम। और जो डॉर्फ जो है ना वो रिसेसिव होता है। ऐसे और भी कैरेक्टर्स होते हैं, हर कैरेक्टर्स डोमिनेंट रिसेसिव पहले से डिसाइड रहते हैं, जो मेंडल ने हमें ऑब्जर्वेशन से बताया। वो ऑब्जर्वेशन क्या था वो आगे पढ़ेंगे, तो उसको मैं कैपिटल टी से डिनोट कर सकता हूँ, डॉर्फ को मैं स्मॉल टी से डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है, अब सुनना, इस कैरेक्टर को मैं हिंदी में टी से कर रहा हूँ। ठीक है, ये एलील अलग अलग हैं या नहीं है? अलग अलग हैं। तो ये अलग अलग हैं, तो ये क्या होमोजाइगस हैं? नहीं, होमोजाइगस नहीं है, ये हेटेरोजाइगस है। फिर से समझो। पहले होमोजाइगस होता क्या है, डेफिनेशन लिख लो। प्रेजेंस ऑफ सिमिलर एलील, presence of similar allele of a character of अब समझ में आएगा तुम्हें डेफिनेशन से, of a character in N2N organism। यहां तक समझ में आ गया? जैसे ये 2N ऑर्गेनिज्म है, एक कैरेक्टर की सेम एलील, मान लो T और T, इस टाइप से, ये टी प्रेजेंट है या स्मॉल टी प्रेजेंट है, कैपिटल ए, सेम टाइप की एलील्स प्रेजेंट हैं,
तो होगा वो होमोजाइगस, और अलग अलग हैं तो होगा वो हेटेरोजाइगस। तो यहाँ यार अलग अलग है ना यार, दिख रहा है ये कैपिटल टी है, स्मॉल टी, ये टॉल के लिए और ये डॉर्फ के लिए, तो ये हेटेरोजाइगस होगा। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से बनेगी हेटेरोजाइगस की डेफिनेशन। प्रेजेंस ऑफ सिमिलर एलील ऑफ अ कैरेक्टर, सॉरी ये सिमिलर हटाएंगे, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एलील, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एलील of a character in an organism is known as heterozygous condition। ठीक है, एग्जांपल देख लो अलग से हेटेरोजाइगस के, जैसे ये टी हो गए, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ गया है हमारे। थोड़ी सी समझने वाली बात यह है कि इसको मैं यदि होमोजाइगस सेम प्रेजेंट होते हैं, सेम एलील, इसे ट्रू लाइन या प्योर लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, और हेटेरोजाइगस को, डेफिनेशन तो हमने समझ ही ली है, हेटेरोजाइगस को क्या बोल सकते हैं, फॉल्स लाइन या इम्प्योर लाइन, सॉरी फॉल्स तो नहीं बोलेंगे, इम्प्योर लाइन या हाइब्रिड बोल सकते हैं, इम्प्योर लाइन या हाइब्रिड बोल सकते हैं। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस को किसी को कहीं भी डाउट हो तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, हेमीजाइगस। हेमीजाइगस कुछ भी नहीं है यार। यदि मुझे बताओ, हमने देखा होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में यदि सिमिलर एलील प्रेजेंट है या डिसिमिलर एलील प्रेजेंट है तो वो कंडीशन होमोजाइगस होगी, दूसरी कंडीशन हेटेरोजाइगस होगी। अगर एक ही एलील प्रेजेंट है तो, अगर एक ही एलील प्रेजेंट है तो वो कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन होगी हेमीजाइगस। आया नहीं आया यार, समझो। प्रेजेंस ऑफ, क्या बोला, प्रेजेंस ऑफ सिंगल एलील, किसी कैरेक्टर की यदि एक ही एलील प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे हेमीजाइगस कंडीशन। फेमस एग्जांपल है इसका, सुना सुना सा लग रहा है, XY क्रोमोसोम इन मेल्स शो करता है हेमीजाइगस कंडीशन। याद रखना एग्जाम्पल को, इंपॉर्टेंट है। यहां तक हमारे समझ में आ गया है। तो सुनना, होमोजाइगस समझ में आया, हेटेरोजाइगस समझ में आया, हेमीजाइगस समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, तो अब हेमीजाइगस समझ लिया है हमने, अब समझेंगे क्या डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। टिक लगा दो, पहली आसान सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। तो सुनना बहुत ध्यान से, दोनों को साथ में लेंगे, डोमिनेंट एलील और, यहां लिखा मैंने डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील, दोनों को साथ में कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। आसान सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें याद रखेंगे कि डोमिनेंट एलील जो होती है उसे अपन हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से। अरे यार, डोमिनेंट एलील जो होती है उसे रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा कैपिटल लेटर से। जैसे कैपिटल लेटर, जैसे प्लांट याद करें तो जो टॉल हाइट के प्लांट होंगे वो हमेशा डोमिनेंट होंगे और वहां डोमिनेंट एलील होगी तो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। और यदि बात करें रिसेसिव एलील की, उसे हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर से। सेम केस प्लांट एड में स्मॉल टी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए, समझने वाली बात क्या है कि जो डोमिनेंट एलील होगी अपनी, वो होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस होगी। क्या बोला, जो डोमिनेंट एलील होगी वो होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस होगी और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस होगी। समझते हैं कैसे? देखो, होमोजाइगस कंडीशन मतलब मैंने समझा कि जिसमें दोनों डोमिनेंट एलील हो, ठीक है, ये है। हेटेरोजाइगस कंडीशन मतलब या तो एक डोमिनेंट एक रिसेसिव एलील हो, समझे। इस जीनोटाइप में ये जो होमोजाइगस है और ये हेटेरोजाइगस है, यहां हमेशा डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस होगी। कैसे? देखो, यहां जो प्लांट हाइट आएगी, देखो एक एलील है किसकी, टॉल की, और दूसरी भी है टॉल की, तो बट ऑब्वियस यार दोनों टॉल है तो प्लांट की हाइट भी कैसी होगी, F1 जनरेशन में टॉल होगी, ठीक है। और एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, एक जो है
डोमिनेंट एलील है, एक रिसेसिव एलील। तो हमेशा याद रखना है कॉन्सेप्ट, हमेशा डोमिनेंट वाले की चलेगी, हमेशा डोमिनेंट की चलेगी। छोटे की कभी चलती है क्या? डोमिनेंट वाला जो बड़ा उसकी हमेशा चलेगी। बहुत बढ़िया। तो एक कैपिटल और एक स्मॉल टी में हमेशा बड़े की चलेगी, तो जो प्लांट हाइट होगी वो यहाँ भी टॉल होगी। चलिए बहुत बढ़िया, इतना समझ में आया। अब देखते हैं रिसेसिव एलील। यहाँ याद रखने वाली बात ये है कि ये जो है ना रिसेसिव एलील एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। क्यों रीजन क्या है सर? रीजन बताओ, रीजन क्या है, समझो ना। हमेशा होमोजाइगस में होगी, कैसे? देखो एक एग्जांपल मैं बताऊं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्या यहाँ कभी प्लांट की हाइट स्मॉल डॉर्फ हो सकती है? नहीं हो सकती यार। जब ये प्रेजेंट है डोमिनेंट बड़ा, तो इस टाइम कभी इसकी चलेगी नहीं। लेकिन यदि मान लो दोनों ही छोटे छोटे हों, कोई बड़ा ही नहीं है, मतलब टॉल हाइट की एलील ही नहीं है, तो टॉल हाइट होने के चांसेस है नहीं। तो यहां प्लांट हाइट बट ऑब्वियस है डॉर्फ ही होगी। कैसी होगी? डॉर्फ होगी। तो क्या समझ में आया? ये सिर्फ एक ही कंडीशन, दोनों सेम है ना, दोनों स्मॉल टी, तो हमेशा रिसेसिव एलील एक्सप्रेस होगी होमोजाइगस कंडीशन में। बहुत बढ़िया। अब हमारे कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है डोमिनेंट एलील का और रिसेसिव एलील का। लास्ट के 2 पॉइंट्स को भी साथ में ही कवर अप करेंगे। लास्ट के 2 पॉइंट्स क्या है? फिनोटाइप और जीनोटाइप। चलिए देखते हैं। पहले लिखेंगे फिनोटाइप, यहां देखेंगे जीनोटाइप। देखो फिनोटाइप समझते हैं, फिनोटाइप होता क्या है? एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है कहलाती है फिनोटाइप। जैसे प्लांट है, उसकी हाइट ज्यादा है, कम है, सीड कलर, फ्लावर कलर, जो भी हमें एक्सटर्नल अपीयरेंस दिख रहा है वो है फिनोटाइप। तो यहां मैं लिख सकता हूं एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और जीनोटाइप में मैं क्या लिख सकता हूं? जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक कंपोजिशन। बोलेंगे जेनेटिक कंपोजिशन विद रेस्पेक्ट टू फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। मुझे बताओ फिनोटाइप क्या है? एक्सटर्नल अपीयरेंस। मुझे दिख रहा है एक प्लांट टॉल है, 2 प्लांट दिखे मैंने, दोनों टॉल दिखे और एक डॉर्फ दिखा। ठीक है, तो यार दिख गया है, तो यार टॉल है, ये भी टॉल है, डॉर्फ है, ये दिखने से हमें पता पड़ जाता है। अब जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कंपोजिशन। समझेंगे, टॉल है हमेशा, इसका जेनेटिक कंपोजिशन दोनों कैपिटल टी हो सकता है, एक कैपिटल स्मॉल टी भी हो सकता है। तो ये जो होता है, 2 एलील का प्रेजेंट होना कहलाता है जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो समझो यदि प्लांट टॉल है, तो उसका जीनोटाइप ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यार यहाँ एक कैपिटल टी है, एक डोमिनेंट एलील है, तो हमेशा इसी की चलेगी, बड़े की हमेशा चलेगी, इसकी छोटे की कभी चलेगी नहीं। ये तो रिसेसिव है, कभी नहीं चलेगी। लेकिन हाँ, डॉर्फ में हमने एक ही कंडीशन देखी है, जब दोनों ही एलील स्मॉल टी हो। जब कैपिटल टी मतलब टॉल प्लांट की एलील ही नहीं है, तो यहां इसकी चलेगी नहीं। ठीक है, तो एक कंक्लूजन निकल के आता है कि एक फिनोटाइप के एक से ज्यादा जीनोटाइप हो सकते हैं। देखा ना हमने, एक फिनोटाइप तो एक ही है, फिनोटाइप टॉल प्लांट, इसके जीनोटाइप 2 हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी सारी कवर अप कर ली है हमने। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में। और यार लेक्चर समझ में आया हो तो दबा के लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। गुड बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।